अस्सलाम वालेकुम मुझे कैसे हैं सब लोग होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर के फिजिक्स फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंगली देखेंगे चैप्टर 15 का टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। बेसिकली हम लोग डिस्कस किसको कर रहे हैं, हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। हम देखेंगे पहले हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया था इससे प्रीवियस टॉपिक में, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने डिफाइन किया था कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग में जहाँ पे अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक ये कि ये अगर अर्थ है तो इसके सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसके ऊपर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, अदरवाइज वो फोर्स नहीं लगाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो इस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर सकती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्गर होती है कहाँ पे वीकर होती है उसको हम लोग ना इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके, ये वाली लाइंस है ना, ये ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं। इनको नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। अब ये ग्रेविटेशनल जो फील्ड लाइंस है ये बेसिकली सिर्फ इमेजिनरी होती हैं जो हमने ड्रॉ की होती हैं, सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए कहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्गर है कहाँ पे वीकर है। जहाँ पे ये फील्ड लाइंस जो होती हैं आपस में पास पास होती हैं, इसका मतलब है वहाँ पे स्ट्रॉन्गर है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये पास पास है तो इसका मतलब है यहाँ पे ग्रेविटी की फील्ड स्ट्रॉन्गर है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे आप ये देखें ये फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या ज़्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड जो है वीक है। तो यहाँ पे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें बता रहा होता है इसकी स्ट्रेंथ। और हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस के जरिए। और ग्रेविटेशन फील्ड जहाँ पे स्ट्रॉन्गर होती है क्लोजर होंगी वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, और जहाँ पे हमेशा टूवर्ड्स दी सेंटर होती है, इनवर्ड होती है। अब उसी को अगेन ग्रेविटेशनल फील्ड को ही कहते हैं, हम लोगों ने उसको बेटर अंडरस्टैंड करना है तो हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। अब उन अजम्पशंस के हिसाब से फिर हम देखेंगे कि अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से किस तरह से वैल्यू ऑफ जी में बेसिकली अगर हम बात करें वेरिएशंस आ रही होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड में किस तरह से वेरिएशंस आ रही होती है, किस तरह से ग्रेविटी जो है वो चेंज हो रही होती है। तो कहते हैं इसको हम लोग देखने के लिए हम लोग पहले सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे कि कोई सा भी जो प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल कोई अर्थ है, फॉर एग्जांपल मैं अपने हम लोग अपने अर्थ की बात कर रहे हैं या कोई सा भी हम प्लैनेट ले लें, हम लोग ने उसको सफ़ेयर की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हम लोगों ने, आप लोगों ने कभी बॉल देखी हो, गेंद देखी हो, तो उसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। तो स्फेरिकल हम कंसीडर करेंगे कोई सा भी जो प्लैनेट है, या अगर हम अर्थ की ग्रेविटी की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा उसको क्या लेंगे, उसको स्फेरिकल इन शेप लेंगे। अब स्फेरिकल हम क्यों लेना चाह रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि हम कंसीडर करें कि ऐसा लगे कि हर पॉइंट पे जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, हर पॉइंट पे जो डेंसिटी है वो सेम है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म स्फीयर की फॉर्म में इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अज्यूम कर सके कि जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट है, हर जगह पे सेम मास है, हर जगह पे डेंसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म हम डेंसिटी के लिए हम लोग इसको कंसीडर कर रहे होते हैं। ये बात होती नहीं है कि हर जगह एक जैसा मैथ ही हो, यूनिफॉर्म मैथ डिस्ट्रीब्यूशन हो या यूनिफॉर्म डेंसिटी हो, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को सिंपलेस्ट में हम लेके चलते हैं। हम पहले सिंपल चीज़ें अज्यूम करते हैं, फिर उसको समझते हैं फिजिक्स को, फिर बेसिक बाद में हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं ये जो हम लोगों ने कंसेप्ट लिया है ना यूनिफॉर्म स्फीयर का, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग को ये सिंप्लीफाई करेगा। हम पहले अपनी के लिए अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेंगे, बाद में हम इसको कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए या प्लानिटरी साइंस हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स बेसिकली प्लैनेट्स वगैरह को जो हमारे तारे सितारे वगैरह की स्टडी होती है ना, उसी को स्टार्स को, उनके स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हम लोग पहले सिंपलिफिकली हम लोग इसको ज्यूम करेंगे। पहली बात हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बाद हम कंसीडर करेंगे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हर पॉइंट में मास डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ये अजम्पशन है, उस चीज़ के हिसाब से हमें इसकी फिजिक्स को समझने में कह लें आसानी होगी, हम उसको सिंप्लिफिकली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, बाद में हम उसको कॉम्प्लेक्स मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कहते हैं ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अगर हम लोग ये असम्पशन लगा देंगे कि हम लोग जो प्लैनेट्स ले रहे हैं या अर्थ हम अज्यूम कर रहे हैं वो स्फेरिकल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या करेगा, हमारी कैलकुलेशन को आसान कर देगा, ठीक है। चाहे आइदर हम लोग स्टार्स को ले रहे हैं, चाहे प्लैनेट्स को ले रहे हैं, चाहे मून को ले रहे हैं, या अगर फॉर एग्जाम्पल अपनी अर्थ को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम ये असम्पशन कंसीडर कर कि पहली बात कि उनकी जो शेप है वो स्फेरिकल है, दूसरा हर पॉइंट पे डेंसिटी जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, मास वेरिएशन नहीं है, तो अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। तो ये जस्ट अजम्पशन है, हम लोगों ने ये कंसीडर नहीं करना। रियलिटी में हाँ होता है कि उनकी डेंसिटी सेम नहीं होती, उनकी मास वेरिएशंस भी सेम नहीं होती, लेकिन हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकली करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, सिर्फ बेसिक फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे अजम्पशन लगाएंगे, ठीक है। कहते हैं अब हम लोगों ने कंसीडर कर लिया पहली बात के जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल में हम लोग अगर अर्थ की बात करना चाह रहे हैं या मून की बात करना चाह रहे हैं, तो हमने कंसीडर किया कि उसकी जो शेप होती है वो किस शेप का होता है, वो स्फेरिकल इन शेप होता है। अब इस स्फेयर के बाहर किस तरह से अगर दूर जाते जाएंगे इस स्फेयर से, तो हमारे पास ग्रेविटी किस तरह से चेंज होगी
या स्फीयर के अंदर आते जाएंगे तो ग्रेविटी किस तरह से चेंज होगी। तो इसके ये 2 पॉइंट्स हैं, आउटसाइड द स्फीयर किस तरह से वेरिएशंस आएंगी और दूसरा इनसाइड द स्फीयर हमारे पास अगर मूव करेंगे तो किस तरह से वेरिएशंस आएंगी। सिर्फ बेसिकली इन 2 चीज़ों को डील कर रहा है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं अगर हम लोग आउटसाइड द स्फीयर कि अगर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, चाहे मून कंसीडर कर लिया या अर्थ की अगर हम बात कर ले फॉर एग्जाम्पल, वो कंसीडर कर लिए, तो अगर उसकी सरफेस से अगर हम अवे जाते जाएंगे तो ग्रेविटी में चेंज किस तरह से आएगा। कहते हैं इस तरह में पहली बात कि अगर इस तरह से स्फीयर का हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं तो अगर हम लोग कहीं बाहर में खड़े होकर साइड पे देखें ना तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का, ये इस पर्टिकुलर प्लैनेट का जो सारी का सारा मैस है ना उसके सेंटर के ऊपर लाया कर रहा है, हमें ये फील होता है। ठीक है, तो कहते हैं ये जो फील है हमें ऐसा लग रहा होता है कि सारे का सारा जो मैस है वो कंसंट्रेटेड है एट दिस सेंटर, ये रिजेंबल कर रहा होता है, मतलब सारे का सारा मैस। ऐसा होता नहीं है यूनिफॉर्मली हम कंसीडर करें, हम अजम्पशन ये लगा रहे हैं कि यूनिफॉर्मली कंसंट्रेटेड है, लेकिन हाँ अगर हम बाहर कहीं होंगे तो हम बाहर खड़े होकर देखेंगे हमें लगेगा कि वो सेंटर पे लाई कर रहा है सारे का सारा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास कोई सा भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ प्रोटेक्ट कर रहा होता है। कहते हैं ये अजम्पशन जो हम लोग कंसीडर करें ये यूजुअली कब होता है जब हम लोग अर्थ की सरफेस से बाहर कहीं खड़े होते हैं, बाहर कहीं हम लोग खड़े होंगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तब हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पर्सन है इसकी सरफेस से ही बाहर, ठीक है, ये जो स्फेरिकल हमने पूरा एक सरफेस लिया इससे बाहर होगा तो उसको ये लगेगा कि सारे का सारा जो उसका अर्थ का मैस है उसको फील होगा कि वो सेंटर के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ये कब है जब आप बाहर सरफेस से बिल्कुल ही बाहर खड़े हैं। ठीक है, तो कहते हैं ये अगर हम उसको ये कंसेप्ट वो उसको लग रहा होता है, ये उसको आइडिया हो रहा है कि सारे का सारा सेंटर उसका मैच जो है वो सेंटर में लाया कर रहा है, पॉइंट मैच की तरह वो बिहेव कर रहा है, इसलिए हमें समझने में आसानी होती है ये जो कंसेप्ट हम लेते हैं ना ग्रेविटेशन फोर्स का कि हर ऑब्जेक्ट चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ प्रोटेक्ट करता है, तो बेसिकली वो इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा कहते हैं अब अगर हम बात करें कि इस सरफेस से अगर हम अवे जाते जाएं, कहते हैं अगर हम लोग अवे जाते जाएंगे ना फोर्स कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इसके पास है तो हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं फोर्स कम होती जा रही है। ये देखिए ये एरो की जो क्या लंबाई है या लेंथ है वो आपको स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बता रही है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, लेकिन दूर जाते जाएंगे तो वीक होती जाएगी, मजीद दूर होते जाएंगे तो ये मजीद वीक होती जाएगी। तो सरफेस से जितना अवे जाते जाएंगे उतनी हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स है वो वीक होती जाएगी। हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ पढ़ा हुआ है ना ग्रेविटेशन लॉ, तो वो हमारे पास क्या है कैपिटल G इंटू एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का मैस, एक वो मैस जिसको हम लोग अवे लेके जा रहे हैं और ये कैपिटल M हमारे पास अर्थ का मैस डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर क्या है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का डिस्टेंस है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर हम लोग उसको अर्थ के सरफेस से अवे लेके जाते जाएंगे तो हमारे पास जैसे जैसे अवे जाते जाएंगे हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम होती जाएगी। पास में है तो ज़्यादा है, उससे थोड़ा दूर जा रहे हैं तो कम हो रही है, और मजीद दूर जा रहे हैं तो मजीद कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे अवे जाते जाएंगे तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे ये बात कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फील्ड है वो रिड्यूस होती जाएगी जैसे जैसे हम अवे जाते जाएंगे। जैसे उसमें वो रेफरेंस भी दे रहा है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को, कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे स्क्वायर लॉ के हिसाब से, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से जो फोर्स है वो रिड्यूस होगी। मतलब अगर रिड्यूस डिस्टेंस में 2 टाइम उसको दूर लेके जाऊंगी तो फोर्स 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी, तो उसके स्क्वायर के हिसाब से जो है वो चेंज आ रहा होता है। अब कहते हैं अगर सरफेस के सेंटर में इसके इनसाइड दिस सरफेस अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अवे जा रहा है फिर क्या होगा, फिर वेरिएशंस किस तरह से होगी। अब बाहर नहीं बल्कि सरफेस के अंदर अंदर सेंटर से अगर वो अवे जा रहा है तो कहते हैं उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगी, वो इंक्रीज होगी, अब वो डिक्रीज नहीं होगी। अब इसकी रीजन क्या बता रहा है वो यहाँ, इसको ना यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया था कि हमारे पास अजम्पशन क्या ली थी कि हमने कहा था कि हमारे पास जो प्लैनेट्स या अर्थ होंगे ना हम उसको कंसीडर करेंगे वो स्फेरिकल है, और स्फेरिकल में हमने कहा था कि हम लोग अज्यूम करेंगे हर पॉइंट पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अब अगर सेंटर से यहाँ से फॉर एग्जांपल वो कहता है अगर स्फेयर, ये मैंने एक स्फेयर लिया था, इस स्फेयर में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अब अगर इसको मैं सेंटर से अवे लेके जा रही हूँ, मुझे अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो अर्थ का मैस है सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल है जो इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगा रहा है। डिस्टेंस मेरे पास ऑफकोर्स कम है लेकिन यहाँ पे मैस कम है जिसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स भी कम लग रही है। लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाता जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आ जाता है स्फीयर के अंदर, अब यहाँ पे क्या है ज्यादा मैस डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ये ज्यादा मैस इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा हो रही है। तो जैसे जैसे सेंटर से अवे जाते जा रहे हैं हम सरफेस के अंदर स्फीयर के अंदर तो हमारे पास मैस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो बढ़ती जा रही है, ज्यादा मैस उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है टूवर्ड्स द सरफेस जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ जाते जा रहे हैं। क्योंकि बच्चे अगर सेंटर के पास होंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ इतना मैस है, सिर्फ वो उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगाएगा अर्थ का मैस।
अगर मजीद दूर जाएंगे तो फोर्स, फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा दूर चली जाती हूँ, यहाँ पे चली जाती हूँ, सरफेस की तरफ मूव कर रही हूँ, तो मेरे पास डिस्टेंस बढ़ने के साथ एक काम क्या हो रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बढ़ रही है, ज़्यादा मास फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स की ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो टुवर्ड्स दिस सरफेस जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो हमारे पास, वो यहाँ पे ये बात कर रहा है ओनली इसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ ओनली दी मैस विद इन द रेडियस के, जो सिर्फ इसके अंदर मैस आएगा वो फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे अगर मैस कम आ रहा है तो फिर हमारे पास क्या है, फोर्स भी कम होगी। दूर जाएंगे तो मैस ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, और दूर जाते जाएंगे तो सेंटर से अगर सरफेस की तरफ जाएंगे तो फोर्स इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। लेकिन अगर सरफेस से अवे जाएंगे हम लोग तो फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएशन है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में किस तरह से वेरिएशंस आती है जब आप विद इन दी स्फीयर मूव करते हैं सेंटर से अवे, या फिर आउटसाइड दी स्फीयर आप मूव करते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से अवे जाते हैं। तो अगर स्फेरिक कह लें स्फीयर के आउटसाइड है और आप दूर जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी। लेकिन अगर आप उसके अंदर है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के अंदर है और सरफेस की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या एमसीक्यू बन सकता है कि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आउटसाइड द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर आप जैसे जैसे वे जाते जाएंगे यूनिवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, रैपिडली रिड्यूस होगी। और दूसरा अगर इनसाइड द स्फीयर अगर आप टुवर्ड्स द सरफेस आते हैं तो वो इंक्रीज होगी। तो ये एमसीक्यू में भी बन सकता है, ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। मजीद इसमें कुछ पूछना हो मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।